बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उन्वा मेरे आगे, कहाँ से बात शुरू की जाए? इंटरनेशनली मामलात पे जाया जाए या दरून खाना जो साजिशें हैं, जो इंतशार है, जो इफ्तराक है, जो इदारों की तज़हीक पर मबनी प्रोपेगंडा है, जो मुल्क की जग हसाई का बायस बनने वाले हैं, किस किस का जिक्र किया जाए? सबका जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और मेरा ये बतौर शहरी, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, ये फ़र्ज़ है कि मैं पाकिस्तान की बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तरक्की के लिए जहाँ तक हो सके अपना किरदार अदा करूँ। वो आपका भी फ़र्ज़ है, वो सबका फ़र्ज़ है। लेकिन चंद ऐसे मौज़ूआत कि एक जानिब वो जो अमेरिका ने साजिश की थी बकौले हज़रत इमरान ख़ान, और अब उन्हीं से राब्ते, गुफ्तगू, प्रेशर दिलवाने की बातें। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये बात हमने की थी कि वो जो इंसानी हुकूक के चैम्पियन बनते हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारी करने वालों के ख़िलाफ़ किसी कदम पे तो फटाफट इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं, लेकिन वो जो कश्मीर, वहाँ मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, बर्मा में जो हो रहा है, इराक़ में जो हुआ, जो सूडान में हो रहा है, ये सब कुछ क्या है? तब इंसानी हुकूक नहीं याद आते। और फिर इस मौके पे जहाँ मकबूजा कश्मीर का जिक्र आया है, तो वहाँ G20 उन एरियाज़ में जो मुतनाज़ा हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उसके बावजूद वहाँ जाने की कोशिश अगर की जाती है, तो ये क्या इंसानी हुकूक की तलफ़ी नहीं है? है। और इसी मौका पर चीन ने अपना वज़न जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार में जाने से इनकार कर दिया है। ये इंटरनेशनली बिजली गिरी है उन बैनुल-अक़वामी ताकतों पे, उन लॉबीज़ पे भी, जो ये चाहती ये हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते मसदूद कर दिया जाए। इन्हीं पे बात करेंगे। मरियम नैबा ने भी आज उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सवालात उठा दिए, अदालतों के सामने भी और मुक़्तदर हलकों के सामने भी। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका खान साहब सिर्फ माजरत नहीं, पायजान एतराफ़ जुर्म करना पड़ेगा। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे नुसरत जावेद साहब का भी, और उस पर यकीनन आप मुस्कुराएंगे भी, लेकिन अंदर से दिल रो रहा है। रोने वाली बातें ज़्यादा नहीं होंगी, अच्छी सी बातें करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन हैं जनाब आसिफ बशीर चौधरी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सब आपके आने का। बड़े सीधे सीधे हो गए, वीलॉग भी करते हैं और बीपर भी देते हैं और जर्नलिज्म करते हैं जनाब ओन शराजी, बहुत शुक्रिया आपका। समा न्यूज़ से ताल्लुक़ है जनाब उस्मान ख़ान का, और चौंधी चौंधी ख़बरें देते हैं हमें। बहुत शुक्रिया आपका ख़ास साहब आने का। और लंदन से स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अज़हर जावेद। बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब आपके वक्त का। आसिफ बशीर चौधरी साहब, पार्लियामेंट कुछ कदम पे सुप्रीम कोर्ट, अब तो हाई कोर्ट भी आप बता रहे थे आ गया यहाँ पे, तो ये इकट्ठे नहीं हो जाएंगे ये दोनों? मैं सर आपको शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और एक छोटी सी बात से मैं जो आपने तासुर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस आज भी मुलाकात के लिए नहीं आए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने के लिए। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मंडे से अपने नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो अपने मुकदमात की समाअत करेगी, आज वहाँ से 5 जजेस आते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मिलने नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो अच्छा सर, मैं वो जो भूल गया ये शुरू में कि ऑडियो लीक्स के हवाले से आला सतही जो कमीशन बना है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप चूँकि चीफ जस्टिस साहब का जिक्र कर रहे हैं, इसके क्या असरात होंगे? देखें सर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ताख़ीर से बना है, अभी भी ये बहुत पहले बनना चाहिए था। जिस तरह से साकिब निसार जो हैं उनकी कॉलें जब लीक हुई थी, उस वक्त की हुकूमत तो शायद ये बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इस हुकूमत को आने के बाद फौरी तौर पे जो काम करने चाहिए थे उनमें से ये कमीशन था। फिर अब रिसेंट पास में जो 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 आई हैं लीक्स आई हैं उसके बाद ये बिल्कुल नागुज़ीर था। कौम के सामने ये हक़ाइक़ आने चाहिए कि क्या मुंसिफ की कुर्सी पर विराजमान शख्सियात जिन पे समाजी राब्तों पे पाबंदी होती है कि वो ज़ेन ना बना लें इशूज़ के ऊपर, वो अगर लोगों के साथ केसेस डिस्कस करते हैं और उन्हें तसल्लियाँ देते हैं और उनसे वो अपनी उसका इजहार करते हैं तरफदारी का, तो ये एक बड़ा संगीन मामला है। क्योंकि आपको याद होगा कि चर्चिल ने यही कहा था कि अगर मुल्क की अदालतें काम कर रही हैं तो जंग से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपका अदालती निज़ाम के अंदर कोई खलल आ जाए तो खलीफा वक्त ने ये कहा था
जब वो जाते हैं अदालत में और वो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी जज बदलो, जी इसका क्या कम है? मैं मुल्जिम हूँ। जी देखें, इंसाफ की जो देवी जिसके हाथ में तराजू है ना, वो तराजू बराबर क्यों होता है? बेसिकली तो तुलने के बाद वो एक साइड ऊंची या नीची हो जाती है। वो बराबर इसीलिए है कि इसमें शाह और गदा हमारी नजर में बराबर हैं, लेकिन हमें पट्टी भी बांधी हुई है कि पता ही नहीं लगे रिश्तेदार है कि कौन है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हकायक इसके बरक्स होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी था और बड़ा अहसन इकदाम है ताकि कौम के सामने हकायक आने चाहिए। वैसे आगे लाहौर की भी मैं बात चाहे फिर राउंड पूरा करें। लाहौर में मतलूबा अफराद की फहरिस्त भी गई है, तो खान साहब शौकत खाना में भी 4 घंटे गुजार रहे हैं, की हो रहा है? देखें सर, पीटीआई का जो सियासत के अंदर उनका एक तर्ज अमल रहा है, जो उनका असलूब रहा है, वो ये रहा है कि दूसरों को अलैज करना, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना और ख़ुद जो है वो को हमालिया जो है ना पाकी शराफत का, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना। अब जो 9 मई को वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसा इदारा नहीं है कि आप उसे सियासतदानों की तरह इल्ज़ामात लगाएं या उसके ऊपर अटैक करें और बाद में आप कहें कि ये तो कोई नहीं, ये तो सियासी बात थी, जैसे आपने 35 पंक्चर पे कहा। अब ये एक बड़ा सीरियस मैटर है पाकिस्तान की। क़याम पाकिस्तान के बाद ये कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो हमारी अस्करी तनसीबात हैं उनके ऊपर इस तरह से अटैक किया जाए। तो यकीनन इदारों का, जिन्हें हसास कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत हसास होते हैं, तो वो यकीनन इस मामले को कोई छोटी मोटी गलती कंसीडर नहीं करते। और वो जब ख़ास तौर पे तसलसल से ये बातें आ रही हों कि जब मुझे गिरफ्तार करोगे तो उसका रिस्पांस आएगा, और नैब के मुकदमे में गिरफ्तारी होती है, अटैक पाकिस्तान की हसास तनसीबात के ऊपर होता है, कैंट के ऊपर होता है, शुहदा और गाजियों के मज़ारों तक को नहीं छोड़ा जाता, तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यकीनन कोई ना कोई नहीं, ज़रूरी है इसकी होना चाहिए, ऐसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो आयत है कि इल्ज़ाम लगाना और आगे गुजर जाना, इसको कहीं पे रुकना चाहिए। और शराजी साहब, ये सारे मामलात वो अब भी कहते हैं, आज भी वो गुफ्तगू कर रहे थे अमेरिकन साबिक मशीर जो थे उनसे भी, और वो अभी भी उनके चक्करों में बाहर से आ रहा है, इंसानी हकूक़ पामाल हो जाएंगे। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा ये फैसला किया है कि मर्द पुलिस वाले ना जाएं औरतों को ज़ेर हिरासत करने के लिए, बल्कि उन्होंने साथ ऑफ़र भी कर दिया कि ख़ुद ही गिरफ्तारी दे दें, क्योंकि मर्द हो या औरत हो, मुजरिम होता है। देखिए, कानून के सामने तो सब बराबर हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश पाकिस्तान से हुई, और पाकिस्तान में कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका से हुई। अब अमेरिका जो सैनिटर्स के साथ उनकी बातें सामने आ रही हैं, वो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, वो ऑडियोज़ कॉलें सामने आ रही हैं, वो जूम मीटिंगें सामने आ रही हैं, उसमें वो यही कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ जो है पाकिस्तान से साजिश हुई, और उसमें वो पाकिस्तान के इदारों को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब सिर्फ फिजिकली इदारों को टारगेट नहीं कर रहे, फिजिकली तो उन्होंने 9 मई को टारगेट करवाया, उनके लोग मौजूद थे, हमारे पास वो वीडियो सबूत मौजूद हैं, हमने वो वीडियो सबूत देखे हैं, उस पर लोग पकड़े जा रहे हैं। अब कभी यहाँ पे भी कंफ्यूज है, कभी कहते हैं जी मेरे लोग ही नहीं थे, और फिर कहते हैं कि जी दोबारा मुझे पकड़ा तो उससे ज्यादा रिएक्शन आएगा। तो भाई रिएक्शन तो फिर इसका मतलब है ये तो माने आपके लोग थे, आपने हमेशा ये किया कि लोगों को इस्तेमाल किया। आप मोहसिन खुश इंसान हैं, आप क्रिकेट के दौर से लोगों को इस्तेमाल करते हैं, फिर आप उनको फेंक देते हैं। आप सियासत में कभी अलीम खान को इस्तेमाल करते हैं, कभी जहांगीर तरीन को इस्तेमाल करते हैं, नई मुलाक के आप जनाजे तक नहीं जाते। आपकी तो पूरी एक कैरियर इससे भरा हुआ है ना, सियासी और खेलों का। तो आप सीधा बोले ना, आप अमेरिका में कहते हैं पाकिस्तान की फौज ने मेरे खिलाफ साजिश की, और पाकिस्तान में बैठ के वो अमेरिका का वो जनाब लेटर लहराते हैं। तो इमरान खान साहब सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं इक्तदार, जिस तरह उनको इक्तदार मिल जाए उसके लिए चाहे मुल्क का नुकसान, और वो ये कहते हैं कि इस मुल्क पे एटम बम गिरा दे। कोई जी शऊर शख्स ये बात कर सकता है कि जनाब मुल्क पे एटम बम गिरा दें, इनके नीचे मैं रहूं, उससे तो अच्छा है ये मुल्क ना। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और वो सारी किस लिए बातें कर रहे हैं? अपने इक्तदार के लिए। तो अब मेरे ख्याल में अवाम ने भी उन्हें संजीदा लेना कम कर दिया। अब आप जमान पार्क जाएं, अब वहां पे नारे लगाए जा रहे होते हैं कि आए आए आए, और वहां पे जमान पार्क पे कोई चीज नहीं। मैं तो ऑन शराजी, वो आपने जो बात की थी एक साहब से वहां पे कि खान साहब की क्या चीज़ पसंद है, यार मैं वो देख के आपकी वीडियो तो सच्ची बात है कराहत भी आई,
कि जी मैं तो उनकी गलाजत भी खाने को तैयार हूँ, चूमने को तैयार हूँ। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जवाल? और इससे ज़्यादा मैं उस्मान खान साहब से एक बात कर लूँ। उस्मान खान साहब, आर्मी एक्ट के हवाले से या अदालतों के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और फिर इंटरनेशनली भी इस पे हो रहा है। हमारे दाखिली मामलात हैं ये, किसी को ये हक नहीं है, लेकिन ये शक्ल क्या होगी वैसे ये जो अदालतें होंगी? बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। जहाँ तक बात यह है कि इस वक्त जिन हालात का हमें सामना है, शायद माजी में इस किस्म के हालात हमने नहीं देखे। उसकी वजह यह है कि ख़ान साहब जिस अंदाज से सियासत कर रहे हैं वो अपने मुखालफिन को नहीं लताड़ रहे। साजिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसमें जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें तो बहुत ज़रूरी हो गया कि ज़ीरो टॉलरेंस, जो कि रियासत ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा तय कर लिया कि किसी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस इस मामलात में अब नहीं दिखानी है। तो अब जैसा कि बात हो रही थी, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी हुई और उसमें बहुत ज़ोर दिया जा रहा था कि किसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स में ये मामलात लेके जाएं, जो कि कम से कम जो कौमी तनसीबात हैं, यानी आर्मी की इंस्टॉलेशन है या कोर कमांडर हाउस है, उसमें जो मुलविस अनासिर हैं जिनको सियासी शरपसंद का नाम दिया गया, ये बहुत रेयर हुआ है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि सियासी कारकुन की जगह सियासी शरपसंदी की जानिब जो गामजन हो गई है PTI। तो उसमें ख्वाहिश ये थी कि हुकूमत की, यानी प्राइम मिनिस्टर की भी और PMLN की भी, कि किसी तरीके से ये मामलात अलग-अलग से देखे जाएँ, सिविल मामलात को सिविल कोर्ट्स में चलाया जाए और जो मिलिट्री वाले मामलात हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स बना के उनका ट्रायल किया जाए। अब इतलात आ रही हैं हुकूमत की जानिब से कि ये फैसला किया जा रहा है कि जो मिलिट्री से रिलेटेड केसेस हैं उनको ATC यानी इज़दाद दहशतगर्दी की जो अदालतें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें इंसाफ भी उनको मिल रहा है, जो मुजरिम वहाँ पे पेश होते हैं उनका ट्रायल हो रहा है। तो उनका अब ये तय किया जा रहा है कि उनके जो मिलिट्री वाले ट्रायल्स हैं वो ATC कोर्ट्स में चलाए जाएँ। बाकी जो जैसे रेडियो पाकिस्तान है या जो और सरकारी अमलाक को या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुँचाएगा, उनके जो मुजरिम हैं उनका लोअर कोर्ट्स में, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स हैं, उनके केसेस जो वहाँ पे होंगे। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी अब हो जाना चाहिए। जिस किस्म की ये इंतशारी सियासत इस मुल्क में हो रही है, अब ये मामला पाकिस्तान का है और ये जो रेड लाइन शख्सियात की करार दी जा रही थी, रियासत से बड़ी कोई रेड लाइन नहीं है जी। और PTI के जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, हम यही समझते हैं कि तरबूज ही लाले होते हैं। नहीं है तो सारी गड्डी भी लाल तो भी आगे कम टुर गया हूँ। तो इसलिए अब उन्होंने रेड लाइन जो है वो तो रियासत ही है, और वो रियासत जो है वो एक इदारा है हमारा। मैं बड़ा हैरान हुआ मेजर गोरोवारिया की गुफ्तगू सुन के कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा। और ये बात हकीकत है, हमें हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करनी चाहिए कि एक ही इदारा इस वक्त पाकिस्तान में बचा हुआ है और वो पाकिस्तान आर्मी है, और अगर उसको भी आपने तोड़ फोड़ कर देनी है तो फिर हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में, और अपना आप बचाने के लिए भी कुछ यकीनन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अजहर जावेद साहब, आपने उसनों की गुफ्तगू भी सुनी, वहाँ क्या जहन है इन सारी चीज़ों पे? वहाँ भी तो अब काफ़ी ज़्यादा दौलत शाह के चूहे फिर रहे हैं ना, तो उनका क्या हाल है? आप कोई उनके भी दिमाग कोई ठिकाने आए ये सब कुछ देख के कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हसास मकामात, उन पे हमले, क्या सूरत हाल है? जवाब साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको पिछले कई प्रोग्रामों में तवज्जो दिला चुका हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी आलमी साजिश हो रही है और इस साजिश के ताने बाने बरतानिया और अमेरिका में बुने जा रहे हैं। यहां पर एक पैरेलल नेटवर्क कायम किया गया है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए काम कर रहा है, जहां जिस पे लाखों पाउंड की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर हम देखें तो 9 मई के जो ये वाकयात है, तो मेरी एजेंसी से लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब और आमिर मीर साहब से वजीर आजम पंजाब, वजीर आजम है जो पाकिस्तान शहबाज शरीफ से दरखास्त है कि वो इन जहां पे जो मई का वाकया था उनके अहकामात इन दो ममालिक से तहकीकात करने। मेरे पास जराये से ये रिपोर्ट है कि उन लोगों को कहां से मोटिवेट, यहां से उनको टारगेट करते और यहाँ पे जो उनके खत खाए गए थे, जहां से उनकी
पाकिस्तान इस वक्त एक हाई खतरनाक मोड़ पे इस पे आ गया है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के आज जो ये न्यूक्लियर एसेट उस पर नजर रखे हुए हैं। इन हालात में अगर आप इस मौका पर आलमी दबाव पर आलमी दबाव पर अगर आपने घुटने टेके तो पाकिस्तान कभी भी इनकी गुलामी से बाहर। यहाँ पर जो सेनेटर्स के खत लिखे गए उनके पीछे देखे कौन है। आप अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, बगैर पैसे के यहाँ काफी मुमकिन नहीं है। यस। इन 66 सेनेटर्स पर कितनी इन्वेस्टमेंट की गई, कब से ये लोग मुलव्वस थे, कब से इनको तैयार किया जा रहा था, क्या क्या कुछ हुआ, इस पर एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। फैजी साहब, यस फैजी साहब, आपने को पकड़ना है। आप पाकिस्तान में तो लोगों को पकड़ रहे और फिर पकड़ना जाना चाहिए, लेकिन जो आलमी सतह पर इस शरीक हैं, जिनके चेहरे भी आपके सामने हैं, जो एक सियासी जमात के आलमी राबताकारों होने का दावा करते हुए सेनेट से मिलते हैं, आप उन पर क्यों नहीं अप्रोच करते? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यस। आपको अमेरिकी हुकूमत तक सख्त मैसेज देना चाहिए कि दलने खलीसा दादे जैसे अमेरिकी शहरियों को पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के मामलात पे, पाकिस्तान को अदम का शिकार करने का कोई हक, इस पर एक मुफस्सल अमेरिकी सफारतकार को बुला जांच करना चाहिए, नहीं तो ये बात नहीं रुकेगी। साहब अच्छा साहब, 4 घंटे शौकत खान उसी शौकत खानम में गुजारे हैं जहाँ से उनकी टांग का मसला कहा जा रहा था, लेकिन जब यहाँ एक्सरे हुए तो एक्सरे तो आपको बता देते हैं और पता भी चल गया कि निशान तक भी नहीं है। हाँ, अभी तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट शायद फ्रांजिक ही होएगा, लिहाजा ये अब पहले टांग का मसला अदालत में पेश नहीं होना, अब ये दोबारा गए हैं, ये क्या कहानी है? देखें जी, जो उनकी टांग का मसला था वो तो देखें गिरफ्तारी के साथ ही वो तो क्लियर हो गया था। जब रेंजर्स ने उन्हें लिया तो कदमों पे चल के ही गए थे गाड़ी तक, और उसके बाद भी उन्हें किसी व्हीलचेयर पे पेश नहीं किया गया। जो उनका मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, उनके कोई ज़ख़म भी नहीं है बज़ाहिर, ठीक है। अगर कोई उन्हें गोली लगी है तो हो सकता है वो एक्सरे में या हड्डी में कहीं कोई चीज़ आती हो, बज़ाहिर कोई ज़ख़म भी अगर था तो वो भर चुका है और कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो व्हील चेयर पे आए। तो ये वही पीटीआई है जो माजी में मजाक उड़ाती थी कि जब कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसके मेडिकल क्यों आते हैं, कि इसने फलां चेकअप क्यों कराना है। इवन कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत की शदीद खराबी के बावजूद उन्होंने मजाक बनाया। तहजीबी का ये आलम है कि आईसीयू के अंदर जाके वहाँ पे उनकी वीडियो बना के एक साहब ले आए थे वहाँ पे यूके के अंदर, और बदतहजीबी का ये आलम है कि हमारे मीडिया को बतौर वज़ीर आज़म कौम से खिताब में लफाफा और करप्ट करार दिया गया, और आप खान साहब मीडिया को साथ लेके अपना घर घुमा रहे हैं कि देखो इधर दहशतगर्द नहीं है। तो उनसे एक सवाल ये भी बनता है कि क्या उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहाल होगी, जिसे वो करप्ट कहते थे, जिसे उनके स्पोर्टर लिफाफा कहते थे, तो उनको तो इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाना चाहिए था अपने साथ। वो तो हमारे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में सब चोर हैं, और क्योंकि वो बार बार चोर कहने के बाद उनसे कोई पूछने की भी नहीं सकता हमारा डेफर्मेशन की, और वो लाज बड़े वीक हैं, तो वो बरमला इन चीज़ों का इजहार करते हैं। तो मेरा ख्याल है इखलाकी जुर्रत उनमें होनी चाहिए थी कि जिस मीडिया को खुद करप्ट कहते हैं फिर उसका सहारा उन्हें नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये जो ऑडियो लीक्स के हवाले से अगर तहकीकात होती हैं उसको मान लिया जाएगा? देखें सर, ऑडियो लीक की जो तहकीकात होंगी वो एक कमीशन के तहत होंगी, और कमीशन जिस एक्ट के तहत फॉर्म हो रहा है उसमें आपको पता है कि वो हुकूमत के पास एक रिपोर्ट आएगी, लेकिन फिर ये हुकूमत की चॉइस होगी कि वो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर स्टार्ट करना चाहे, किसी किस्म की वो कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करना चाहे, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो हुकूमत के पास होंगे। जब उनके पास सबूतों के साथ ये चीज़ आ जाएगी कि ऑडियो लीक्स में कौन कितना मुलविस है, कौन किस हद तक कंप्रोमाइज्ड है, उसकी रोशनी में हुकूमत ये बेहतर फैसला कर सकेगी कि क्या आया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस पे बनती हैं, क्या मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स बनती हैं, आर्टिकल 209 का कोई रेफरेंस फाइल करना है किसी जज के खिलाफ। तो ये मेरा ख्याल है फाइंडिंग्स आने के बाद जैसे डिसाइड होगा। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के साथ जो ख्वाजा तारक रहीम की गुफ्तगू है, वो जो कहा हुआ भी वैसे ही है। हालांकि लीक पहले हो गई थी, बंदा स्क्रिप्ट ही बदल लेता थोड़ी जी।
हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग इस चीज़ से मावरा हो गए हैं। देखें, अब एक छोटी सी बात होती है कि बाज़ दफ़ा हमने खुद देखा है कि किसी बेंच पे जब एतराज़ किया जाए तो जजेस खुद उससे रिक्यूज़ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपीटेडली 3 लोगों का बेंच बना के बार बार अपने साथी जजेस को भी ये मैसेज दिया गया कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता और मैंने सिर्फ मतलूबा फैसले इन्हीं 2 जजेस के साथ लेने हैं। मेरा ख्याल है ये उन जजेस के साथ भी ज्यादती थी जिनको बिठाया गया। अगर वो विलिंग ना होते और उन्हें अगर उनकी अपराइटनेस का भी इम्तहान था कि वो रिक्यूज़ करते कि हमने नहीं बैठना क्योंकि एतराज़ हो रहा है बार बार बेंच के ऊपर, तो अब एक ही बेंच अगर बार बार एक ही तरह के फैसले देगा तो उसको किसने मानना है? और देख लें फिर उसके बाद इदारों के दरमियान लड़ाई है। नहीं, बेंच जो है ना हटाना भी चाहिए वरना गर्मी भी बड़ी होगी, गर्म हो जाता है तो वो चेंज करना चाहिए। उस्मान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसी आसिफ बशीर चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। खान साहब के सिर्फ टांग का मसला नहीं है, खान साहब के कानों का भी मसला है। अच्छा, खान साहब की ज़बान का भी मसला है। कानों के कच्चे हैं, अपने मतलब की पूरी बात सुन लेते हैं, कौम के मतलब की बात उनको समझ नहीं आती है। फिर उनकी ज़बान का मसला है कि जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तर्ज़ सियासत है, जो तर्ज़ तकल्लुम है उनका, उसने भी हमारे इस जो इखलाकी कल्चर है उसको तबाह किया है। उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनसे बढ़ के आगे आके बात करते हैं। और फिर खान साहब के दिमाग में भी मेरे ख्याल है तो थोड़ा सा मसला है। ये यू टर्न कोई जी शऊर आदमी नहीं लेता हर बात को अपनी एक करके और उसके बाद आप वापस भाग जाएं। तो शायद ये कोई मेंटल डिसऑर्डर ही हो सकता है। और 4 घंटे शायद जिस वक्त जितनी फ्रस्ट्रेशन है खान साहब को, जहनी तनाव का शिकार हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन पहले दिन अरेस्ट हुए हैं तो उस दिन आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि उनका टेस्ट दिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी ब्लड की। 2 अदद इंजेक्शन भी लगाए गए थे सुकून देने के लिए ताकि सुकून की नींद आ जाए। उस रात जो है वो उनको सुकून देने के लिए 2 इंजेक्शन लगाए गए थे जो 2 टीमें बनाई गई थी मेडिकल की, एक पिम्स की और एक पोली क्लिनिक की। तो ये उनकी रिपोर्ट में ये है कि जी उनको इंजेक्शन लगाने पड़े थे क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उनके खान साहब के बहुत सारे मसाइल हैं। आप किस मसले को डिस्कस करेंगे और जिस मसले को डिस्कस करेंगे वो फिर वो फ्लोरना पड़ेगा, सारा पूरा खाता खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि खान साहब को अब रेस्ट करना चाहिए क्योंकि अब आइंदा सियासत तो उनकी नज़र नहीं आ रही होती हुई। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की ऑडियो लीक्स की, मेरा ख्याल है ये गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है। अच्छा, ये गोंगलू से मट्टी झाड़ने वाली बात है। ओपन एंड शट केस है। जब से साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने थे उस वक्त से अब तक के कंडक्ट देख लें आप, अदलिया में बैठे हुए अशखास का, बाज़ शख्सियात जो हैं इदारों की भी बड़े सवाल एग्जैक्टली जो सवाल उठाए गए उन्होंने तो खैर डायरेक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सवाल किए हैं। तो अगर देखा जाए कंडक्ट तो फिर सबको अपने अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पे दूध का ये है, वो मीडिया हो या वो कोई चाहे भी हो, चीफ जस्टिस हो, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे आर्मी चीफ हो, वो चाहे इमरान खान और ये बाकी सियासतदान हो या हम में से जो हैं। तो ये एक इज्तिमाई कलेक्टिव जिम्मेदारी है, किसी एक शख्स की, एक इदारे की नहीं है कि उसने पाकिस्तान को बचाना है या पाकिस्तान की कौम को इस बहरान से निकालना है। ये सबका इज्तिमाई मसला है। इज्तिमाई तौर पर कर लेंगे तो ठीक है, वरना सारे इसमें एक मैं छोटी सी जुडिशरी एक अलहदा पिलर है स्टेट का और फेडरल के इदारे उसकी तहकीकात नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी अगर जज किसी क्राइम में भी मुलविस हो जाए सुपीरियर जुडिशरी का तो उसके खिलाफ दरखास्त 209 में दी जाती है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि प्रोसीड करना। तो ये बड़ा ज़रूरी था एक कमीशन बना के इसकी, और ये जो गरिबान में झांकने से बात आगे इस कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद ही जा सकेगी। तो मैं वैसे कमीशन से पहले भी झांकने में अर्ज कोई नहीं था अगर झांका लेकिन उस पर फिर एक्शन नहीं होता था। लेकिन अगर कोई कंक्रीट चीज़ें आती हैं इस कमीशन की फाइंडिंग्स के तहत तो फिर मेरा ख्याल है आगे प्रोसीड किया जा सके। अल्लाह करे प्रोसीड कर लें। देखिए फैजी साहब, असल में कमीशन बनाना क्यों पड़ा? 6 रेफरेंस आपके पास आ चुके हैं, आप उन रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर लेके नहीं जा रहे एक मुअज़्ज़र जज के खिलाफ। आसिफ बशीर चौधरी साहब कह रहे थे कि उन जजेस के साथ भी ज्यादती है। उन जजेस के साथ कैसे ज्यादती है? उनमें एक जज ऐसे हैं जिनके खिलाफ ये 6 रेफरेंस है, उनको तो खुद साइड पे हो जाना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि मेरे खिलाफ तहकीकात करें। उल्टा उनके बेटे जो हैं वो जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं उनके खिलाफ वो जनाब डेफामेशन में चले गए। और बाकी जो बात हो रही थी कि खान साहब और मीडिया वाली, वो तो हमेशा फ्रेंडली खेलने के आदी है ना। उन्होंने तो अपने यूट्यूबर रखे हुए हैं ना, वो उन यूट्यूबर्स को लेके जाते हैं। वो हमेशा जब वो वजीर आजम भी थे तो 4-5 लोग वो साथ लेके जाते थे। हम बीट करते हैं पीएम की रेगुलर तौर पे, उस्मान साहब करते हैं।
वो 3 4 5 लोग हैं, वो हमेशा से पीटीआई के चेयरमैन के साथ भी वही होते थे, पीएम इमरान खान के साथ भी, और अब पीटीआई के चेयरमैन के साथ भी वही होते हैं। ठीक है, उनमें से हाल दो के 1-2 यूएस चले गए, वही अमेरिका जहां से इमरान खान साहब के खिलाफ मुबीना साजिश हुई तो थी। इमरान खान साहब घर में ले गए। अच्छा ये सुन ले, अच्छा मीडिया ਨੂੰ घर भी ले जाना, छत पे जाके खड़ा कर देता कि बस जी तुसी इत्थों देख लो। ये कौन सा तरीका है? आप किसको, आपका कल्ट तो मान जाएगा, नीलियां टंकियां गिरनियां सर। हाँ आपका कल्ट तो मान जाएगा, सही, लेकिन सही। एक इंडिपेंडेंट मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे साथ नाजरीन सीनियर मोस्ट जनाब आमिर इलियास राना है फोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम साहब। आमिर इलियास राना साहब, ऑडियो लीक्स के हवाले से आला सतही कमीशन बन गया, ये तो हमने जो करना है वो करना है, लेकिन बैनुल अक़वामी हालात अगर देखें, उधर से इंसानी हकूक़ के नाम पे मरासले आते हैं, मुतालबे आते हैं, और उधर मकबूजा कश्मीर में G20 और चीन का साफ जाने से इनकार है। इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जाहिर है कि अगर आप किसी की पॉलिसी तो नहीं करते, और वो है अमेरिका, और आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ जाने का सोचते हैं, तो फिर IMF आपके पर काटने लग जाता है, शिकंजे कसता है, और वो कहता है किस्त नहीं मिलेगी, प्रायर फला कंडीशन आप दूर करें पहले। आप सब कुछ कर देते हैं और वो नहीं देते, तो उसका मतलब यही है ना कि आपको कहा जा रहा है कि आप इंडिया के नीचे लग जाए, जाके वहां पे बात करें। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारा बड़ा दोस्त है चाइना, उसने बड़ी खुल के G20 पे पोजीशन ली है कि वो मकबूजा इलाके में हो रहे हैं और हम उसमें शिरकत करते हैं। इससे बड़ा पाकिस्तान क्या कर सकता है कि वहां पे चाइना आपके साथ खड़ा हो, और आप चाइना की वजह से ही हमारे वजीर खारजा SCO की कॉन्फ्रेंस में भी गए थे को इरशाद बारी ताला है, जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना डालो, तो जवाब देते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार। बेशक वही लोग फसादी हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। अब जो दोस्त नुमा दुश्मन है उनको भी पहचानना है, और अपने घर के अंदर जो अदम इस्तेकाम पैदा करते हैं उनको भी देखना है। सब चीजों को मिला के आपको एक पॉलिसी बनानी होगी। प्रेशर भी आता है, और जैसे अब ये अमेरिका का था कि जी अमेरिका का चूरन बेचा खान साहब ने कि जी अमेरिकी साइफर के नतीजे में मुझे निकाला गया, और अब सारी इमदाद और मदद और रहम सब अमेरिका से मांगा जा रहा है कि देख रहे हैं जी जुल्म हो गया, फलां हो गया। तो वो अपने 4.25 साल भूल गए। तो यहाँ पे तो अपोजिशन को 90 दिन का रिमांड देते थे और 2-2 साल अदालतें जमानत नहीं लेती थी। आज अदालतें इनकी दरखास्त दायर होने से पहले वो जमानत कर देती हैं, जिसकी बुनियाद पर पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एक जज के खिलाफ वो रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं कि दहशतगर्दी के संगीन इल्जाम में उन्होंने गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को सुनना भी पसंद नहीं किया। तो ये वो है कि जहाँ पे इदारे आपस में टकरा रहे हैं और बातचीत का रास्ता नहीं निकल रहा। हमारी तो सूरत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। नहीं राना साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो मतलूबा अफराद है उनकी फहरिस्त भी खान साहब को दी गई है, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, तो किस तरह वो इनकारी हो सकते हैं कि जी साढ़े बंदे नहीं थी? नहीं, जिनका कब्जा सफेद हो आप उनको काला कैसे करा दें? ये तो कोई बात ही नहीं है ना। मतलब आप वो जब मानने ही नहीं उन्होंने क्या दिया कि ये तो एजेंसियों के लोग थे, फिर जनाजे किसके पढ़ा रहे थे, मरे कौन लोग थे, और यूट्यूबर कौन लोग थे जो कह रहे थे आओ जी हम कोर कमांडर हाउस जाना है। फिर यासीमीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा मलिक, इजाज चौधरी, ये जो अब्दुल रशीद, सारे के सारे लोग, कहाँ इन्होंने सारी पाकिस्तान की मिलिट्री की इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। मियांवाली में देख लें, सरगोदा में देख लें, पेशावर में देख लें, फैसलाबाद में देख लें। ये तो ऐसे है जैसे एक तैयार करके बैठे थे कि अगर कुछ भी हो जाए, वो जो कहते थे रेड लाइन है हमारी इमरान खान, तो फिर लोगों की रेड लाइन पाकिस्तान की फौज भी है, तो अब फिर फैसला हो जाएगा।
तो रेड लाइन कौन सी बचती है? जाहिर है हमें तो वो बचाना है जो पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो अगर आप पर्सनैलिटी पे जाएंगे तो पर्सनैलिटी को पीछे हटना होगा, अपनी जात से आगे निकलना होगा, फिर ही उन्हें रास्ता मिलेगा। वरना तो फिर ठीक है, बंद गली में वो जहां वो स्टेट बन गई थी, नो गो एरिया था जमान पार्क, आज वो सारों के लिए खुल गया है, तो स्टेट से तो नहीं आप टकरा सकते। कितने दिन टकराएंगे वो आपने नतीजा देख लिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये इतनी तकरीरें हमने सुनी, जहाद है और बुराई के ख़िलाफ़ निकलना है, नेकी का प्रचार करना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के, और फिर मैं सुन रहा था कि बाप भी देगा आज़ादी। फिर वो नुसरत जावेद साहब उस दिन बड़ा तलब साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि जे मैं जान दी जगे ने मर जाना तो एक दी था दो जम दी, तो जे मैं जान दी जगे ने नस जाना तो फैमिली प्लानिंग वाले नाल मशवरा कर दी। तो ये नारे और तकरीरें ये क्या है? देखें जी, आज तक मैं जो बात पहले कह रहा था ना, पीटीआई की लीडरशिप ने हमेशा इल्ज़ामात लगाए हैं, या तो लोगों को साथ मिलाया और जो साथ नहीं मिले उनको इल्ज़ामात में उलझा के उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया और अपना उल्लू सीधा किया। पाकिस्तान में बहुत आसान है इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ गछ का वो निज़ाम नहीं है। आप देख लें हमारे जो निजी मीडिया हाउसेज हैं वो बाहर के लिए अपनी दूसरी नशियात देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम है, और बाहर देखें वो कितने केसेस हारते हैं। यस यस, क्योंकि जो तरीका यहाँ पे मुरवज है वो दुनिया में नहीं हो सकता। तो ये हमारे अदालती सिस्टम का एक मसला है बहरहाल। लेकिन जो तरीकाकार जितनी बढ़के पीटीआई के लीडर्स लगाया करते थे, कौम को सख्त मायूसी हुई है जब इन्हें दौड़ते देखते हैं। ये किया हमारी प्रेस गैलरी याद है कि जी बिल्कुल, उसको उन्होंने बंद किया। प्रेस गैलरी को बंद करने के अलावा सहाफ़ियों पे तो सबसे बुरा वक्त इमरान खान के दौर में था। मैं तो उनको चैलेंज देता हूँ कि मेरे साथ बैठ के इस पर कोई बात करे। जितनी पाबंदियाँ, जो अटैक्स उनके दौर में हुए, तो हमें ये तवक्को थी कि शायद ये जिस तरह आप बातें करते हैं ये कोई 2 दिन निकाल जाएंगे, लेकिन अक्सर लोगों का ख्याल था नहीं निकालेंगे, और वैसे ही हुआ। आप देख लें फवाद चौधरी साहब जैसा बंदा जो बढ़ के उनकी सुने कि आखिरी खून का कतरा यूं होगा और छीन के लेंगे आज़ादी, तो उनका आप भागना चेक करें और फिर उनकी जो फूकें निकल रही हैं वो चेक करें। तो इन्होंने अपने से ज़्यादा वजन उठा लिया। लेकिन ये हाई टाइम है कि इनको बुरे को बुरे के घर तक छोड़ के आ जाए। खान साहब कहते हैं हमला इदारों के लोगों ने किया, मरने वाले बंदे मेरे थे और जो पकड़े गए उनको मैं जानता नहीं। ये बयानिया अब नहीं बिकने देना चाहिए। होगा तो यही रिएक्शन आएगा। अजहर जावेद साहब, मैंने पहले भी ये सवाल किया, शायद आप तक आवाज़ नहीं पहुंची थी, कि एक तरफ आपने साजिशों का जिक्र किया और आपने कहा कि बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें मुतालबा भी करना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए जब सबूत मौजूद हैं। दूसरी जानब खित्ते के मामलात को सामने रख के और चीन का पाकिस्तान से मोहब्बत और मकबूजा कश्मीर को जो है तनाज़े वाला इलाका समझ के ना जाने का ऐलान जो है वो कितना अहम है पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए? देखिए जी, हम जो यहाँ पर बैठ के देखते हैं कि इल्जाम लगाया जाता था कि शायद पीडीएम की हुकूमत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है, लेकिन पिछले चंद माह में हमने देखा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो अपने राब्ते और जो अपने मामला को बेहतर बनाया, वो उससे पहले मिसाल नहीं मिलती। जहां एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब यहाँ जब बरतानिया आते हैं और बादशाह की हल्फे बरदारी में शरीक होते हैं, वहां पर वो खुसूसी तवज्जो का मरकज होते हैं, वो अपनी डिप्लोमेसी को जारी रखते हैं। वहीं बिलावल भुट्टो उसी दिन इंडिया जाकर जो मामला को करते हैं वो आलमी सतह पर जो चाइना साथ देता है, तो मेरे ख्याल है वो एक क्लासिक मिसाल थी पाकिस्तान के लिए। ईरानी सदर के साथ मामला होते हैं, वो आते हैं पाकिस्तान की सरहद पे, पाकिस्तानी वजीर आजम के साथ बैठते हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान एक इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकल रहा है, मामला बेहतर हो रहे हैं। इसी चीज को भांपते हुए चाइना की तरफ जो पाकिस्तान का झुकाव है, आर्मी चीफ जब जाते हैं चाइना, वहां पर उनके बड़े अच्छे मामला होते हैं। चाइना हमारे साथ ताउन करता है डिफॉल्ट से बचने के लिए, तो अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो लोग जो ये कहते रहे कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर। हमें, हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को बाकायदा एहतजाज करना चाहिए। अमेरिका और बरतानिया के सफीर को यहाँ बुलाया जाना चाहिए दफ्तर खारजा, और उन्हें डिमार्च करना चाहिए इस चीज पर कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो।
बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब अजहर जावेद आपके वक्त का। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वो कौन था जिसने मासूम बच्चों के स्कूल पर हमला किया? GHQ पर हमला किया, मसाजिद और मज़ारों पर हमला किया, हमारी दिफाई तंसीबात, मुसल्लह अफवाज और पुलिस के जवानों को निशाना बनाया। जी हाँ, वो दहशतगर्द थे। तो फिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने जिनाह हाउस की मस्जिद को आग लगाई, जिन्होंने जिनाह हाउस पर हमला किया, जिन्होंने फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल दीर को नजरे आतिश किया, शुहदा की हत्या की और वतन के मुहाफिजों पर हमला किया। कौम तुम्हारी असलियत जान चुकी, पाकिस्तान के दुश्मन को पहचान चुकी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। ब्रेक से पहले भी ये बात हुई कि इस मुल्क के जितने मसाइल हैं उनको सबको मिल के हल करना होगा। लेकिन जब हम ये देखते हैं, चौथा सुतून आया नहीं है, हमने नाम तो रख लिया, टेढ़ा बेड़ा सही और विंगा चिबाई सही, लेकिन जो बाकी सुतून हैं अगर उनके हवाले से उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी, अगर बाहम दस्तों गिरेबां वही सुतून आपस में हो जाएंगे, तो किस तरह फिर ये छत हमारे सर पे रह सकती है। इस बारे में हर एक को सोचना होगा और अपना अपना किरदार अदा करना होगा। आसिफ बशीर चौधरी साहब, मैं फिर तक यूं एक राउंड पूरा करते हैं। ये एहसास हर एक में होना चाहिए, लेकिन तवातर से, और मीडिया भी उसमें जिम्मेदार है कि लाइव दिखाए जा रहा है अन्नेवाह, और बच्चा भी है। वो उस दिन बच्चे की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि इमरान खान ने बच्चों को भी बदतमीज़ बना दिया है, और काफ़ी बातें थी। ये जो तमीज़ है ये वापस कैसे आएगी? वो फौजी हों, वो जर्नैल हों, वो जज हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सियासतदान हों, वो साफ़ी हों, वो वकला हों, उलमा हों, मेंबरों महराब से भी ऐसी ऐसी गुफ्तगू हो रही होती है आग लगाने वाली। इस सबको किसी कटहरे में तो खड़ा करना पड़ेगा ना सर। ये बहुत अहम सवाल है, और ये सिर्फ कटहरे में खड़ा करने के बजाय देखें, जो लीडर्स होते हैं वो कौमों तक मैसेज लीडर्स लेके जाते हैं। इंटेलिजेंसिया तो बहुत सारी बातें कहती रहती है, लिखती है शायरी में, अदब में, मज़ामीन में, ख़बरों में, लेकिन अवाम तक मैसेज लीडर्स लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तर्ज़ तखातुब सिखाया गया अवाम को, जो उनका असलूब अब बन चुका है कि वो दूसरे से तीसरे फिक्रे के बाद आपके गिरेबान पे हाथ डाल देते हैं, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन। और इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं कि इस्लामाबाद क्लब, जहाँ पे इस्लामाबाद जैसे शहर की इंटेलिजेंसिया और मारूफ लोग बैठते हैं, वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स लगाने पे पाबंदी लगा दी गई कि इससे इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि तलखी बढ़ जाती। तो मैं ये समझता हूँ जो समाज के अंदर डिवाइड है, ये कौम के लिए बड़ा ही खतरनाक है। इसमें हमें लीडर्स को दोबारा से रुजू करना होगा अपने अपने बयानिए के साथ। बिल्कुल ठीक। इसमें हमें मिंबर और महराब को, इसमें हमें असातिज़ा को, इसमें जितने भी ओपिनियन मेकर्स हैं उन सब का इसमें रोल डालना होगा, और उन्हें बताना होगा कि इस तरह से इल्ज़ामात लगाना, इस तरह से उलझना, बदतमीज़ी करना, गाली देना, ये कभी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रहा। ये कभी हमारे मज़हब की, हमारे अखलाकियात की, हमारे समाज की कोई ऐसी तालीमात नहीं। तो हमें वापस इसकी तरफ रुजू करना होगा, और जिन लोगों ने ये आदात और इखलाक बिगाड़ा है, बेहतर यह है कि मैसेज अगर उनकी तरफ से भी चला जाए तो शायद उसमें मैंने एक तजवीज़ दी थी जो सब मैं आपसे भी चाहूँगा, बल्कि तीनों से। मैंने किसी प्रोग्राम में बैठ के तजवीज़ दी थी कि वो आर्मी चीफ हों, वो चीफ जस्टिस हों, वो चीफ सेक्रेटरी हों, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हों, और जितने जय्यद उलमा हैं अपनी अपनी जमात को वॉइस मैसेज एक भेजें कि अगर बद इखलाकी,
अगर करप्शन में कोई पकड़ा गया तो छोड़ेंगे नहीं। जी, और दूसरा सर जो आप बात करें इदारों की, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक रीत है कि अगर मीटर 120 है तो हम चाहते हैं कि सुई को जरा 120 तक ले जाके देखें। रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना होगा हमारी जुडिशरी को। अब जो आपकी स्वाबदीदी इख्तियारात हैं वो गुड फेथ में इस्तेमाल करने के लिए आपको दिए गए हैं, Yes. ना कि उन्हें चेक करने के लिए आप रोज इस्तेमाल करें कि मैं जरा देखता हूँ कि इससे क्या होता है। ये मुल्क और कौम को पीछे ले जाने वाली चीज है। यस, खुदा के लिए इसी तरह हमारे सियासतदानों को जिस मुआशी हालत का सामना, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पे 1 साल हो गया बात हो रही है, क्या हम अपने मुल्क के साथ इतने मुखलिस नहीं हैं कि हम अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन कर सकें? अगर हमारे अंदर ये इखलाकी जरूरत नहीं है तो फिर हमारी इस मोहब्बत, मुल्क के साथ मोहब्बत जो है उसके ऊपर सवाल अगर है। ये करते तो 190 वो जो पाउंड हैं 190 मिलियन पाउंड्स, फिर वो भी हिसाब देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कौम को अब इस चीज को पैमाना बनाना चाहिए कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के रास्ते में जो पार्टियां रुकावट हैं उनको उन्हें वो उनको रद्द पाकिस्तान का करें। दुश्मन समझे। बेश बिल्कुल। और शिराज साहब, मुख्तसरन चाहूंगा कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक मुलजम को मर्सिडीज़ पे बुला के और जजेस गेट से और उसका रिमांड चल रहा हो और जिस्मानी रिमांड हो, वहाँ पे उसको कहेंगे कि आप 10 दोस्तों के साथ रात गुजार लें, तो फिर ये वो चीज़ें हैं जो अवाम की परसेप्शन बनाती हैं। और अमूमी तौर पे वो शायद वो इसलिए कि जिस्मानी रिमांड जो है उसका तासुर ना रहे कि 10 बंदे जो होंगे तो फिर ज्यादा जिस्मानी लेकिन रिमांड आम आदमी देखता है ना कि मेरी तो Perception दरख्वास्त जो यहाँ होती सालों है, नहीं लगती। वो मोर दैन रियलिटी होती है। और कभी कभी इदारों को एतमाद बनाने के लिए कुछ इकदाम उठाने पड़ते हैं, और ये जो इस तरह के कदम होते हैं ये इदारों को बड़े महंगे पड़ते हैं और बड़े अरसे तक पड़ते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आसिफ बशीर चौधरी साहब कह रहे थे कि जी सारे सियासतदानों को, भाई इमरान खान साहब ने तो अपने लीडर के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, 2-3 से मेरी बात हुई है जिनके नंबर खान साहब ने ब्लॉक किए हैं। उन्होंने खान साहब से थोड़ी सी, और वो लीडर वो हैं जिनकी तारीफें करते हुए इमरान खान साहब तकते नहीं थे, थोड़ी सी उन्होंने खान साहब को कहा कि ये 9 मई के हवाले अब से तकने लगे हैं। हाँ, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया उनका नंबर। और उसमें वो भी हैं कि जो मतलब बढ़िया दौड़ा लगी हैं, लेकिन नंबर फिर भी इसी वजह तो ब्लॉक हुआ। भाई तू दौड़े क्यों है? खुद मर्सिडीज पे जाके आप जमानतें ले लें और अपने केस खत्म करा ले। वो बेचारा दौड़ के दौड़ने वाले का भी हो गया ब्लॉक, वो बेचारा दौड़े भी नहीं। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं वो मुल्क से फरार होने जा रहे हैं। कुछ की इतलात हैं कि बरस्ता अफगानिस्तान अच्छा वो जा रहे हैं, और एक आध किया वो चले भी गए हैं। आने वाले दिनों में आपको तुर्की से खबरें आएंगी कि कुछ लीडर तुर्की पहुंच चुके। तो फिर थोड़ा सा हुकूमत को ना ये जो बयानियां बनाया जा रहा है ना कि कोई बड़ा जुल्म किया जा रहा है और बड़ा इस अंदाज में, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को पिन पॉइंट करना चाहिए वो बलवाई, वो शिद्दत पसंद, वो शर पसंद जिन्होंने ये सारा कुछ किया, जिनकी पूरी डिटेल्स हैं, उनको इस तरह मुल्क से जाने ना दें। उस्मान खान साहब, सर बंदा हैंडसम हो तो उसकी ब्लैकमेलिंग चल जाती है। नहीं आप आज नया ये सूट पहन सारी के आए हैं, handsome लग रहे हैं। मैं बिल्कुल भी और खान सूट साहब की वाली- तरह हैंडसम नहीं हूँ, अच्छा यानी इमरान खान साहब की तरह। बात यह है कि उन्होंने हर मामले में ब्लैकमेल किया है कि 1000 बंदा तुसी नहीं ले आओगे तो टिकट नहीं मिलना, 10 दियो मेरा मैसेज दे दो। ये भी ऑडियो लीक्स हुई हैं। और हालत ये आ गई है जिस तरह ऑन शिराजी कह रहे हैं कि वो टिकटें बैरून मुल्क की लेने लग गए हैं। जिस तरह फिर ये भी ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स है कि साकिब निसार का बेटा जो है वो डीलिंग कर रहा है इमरान खान साहब की टिकट के लिए। तो ये अब साकिब निसार साहब को भी अपने कोर्ट पे टाकी मार लेनी चाहिए। ये जो दागदार कमीशन बना किया। है ना, ये दागदार जस्टिस किया। गाजी फाइज इसे जरूर बुलाएंगे बिल्कुल पूछना और टाकी चाहिए। शाकी मार के साफ सुथरा कोर्ट असल कर लेंगे। अदलिया में खराबी जो है पुरानों ने भी की होगी, लेकिन इस दौर में साकिब निसार साहब वो खराबी की जड़ हैं और उस जड़ को उखाड़ के फेंक दें जहां जहां भी है, जिस जिस जगह पे भी है। लेकिन बहैसियत पार्लियामेंट्री सहाफ़ी मुझे इस चीज़ की खुशी है कि 75 साल से हम इल्ज़ाम देते सियासतदानों को कि जी आपकी कमज़ोरियों की वजह से ये सारे इस मुल्क इस नहज पे है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है जिसको अब 1.25 साल हो गया इमरान खान साहब के बगैर की पार्लियामेंट, हम ये देख रहे हैं जी इसने अपने दांत तेज़ किए हैं। अच्छा गुज़िश्ता कई महीनों से मुसलसल सेशन चल रहा है जिसमें कई अदवार जो है वो जॉइंट सेशन के भी आ चुके हैं। रोज़ कोई ना कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो रही है जिसकी मुल्क को ज़रूरत है, जिसकी इदारों को ज़रूरत है, लेकिन हमने देखा कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उठा के परे फेंक देती है वो उस किस्म की लेजिस्लेशन भी। तो आप मसला यही है ना कि आप तशरीह करें, आप री राइट ना करें, आप अपना पार्लियामेंट्री इख्तियार आप इस्तेमाल ना करें, लड़ाई यही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अब पार्लियामेंट का कंडक्ट है, आने वाले दिनों में ये इदारा मज़ीद मजबूत होगा,